So in this chapter, by now, we started this chapter with the concept of cell cycle. We said that once a cell is formed, immediately it enters into a never-ending process of cyclic process of division and interphase. And that is what we call cell cycle. So सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया था, जो आप ओ लेवल से सुनते आते हो, बट आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होती अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज द क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड वगैरह का कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज ऑल दी डिटेल। यहाँ तक कि हम जीन तक आ गए थे कि जीन क्या होती है एग्जैक्टली। उसके बाद जनाब अली हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीलोमेयर के ऊपर एक सेशन कंडक्ट किया था, एंड दिस वाज अ यूनिक कॉन्सेप्ट, अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये आपने पहले नहीं सुना होता, नहीं पहले पढ़ा नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीलोमेयर हमने कवर किया था, और जाहिर है हमने जाना था इस कॉन्सेप्ट में कि टीलोमेयर हमारे क्रोमोसोम का वो पोर्शन है जो हमें बूढ़ा होने से भी बचाता है, हमारी हिफाजत भी करता है, हमें एजिंग से भी रोकता है, हमारे सेलुलर फंक्शंस को के लॉस को भी प्रिवेंट करता है। तो ये सारी चीजें टीलोमेयर के थ्रू होती हैं। उसके बाद मेरे बच्चे फाइनली हमने डिवीजन की बात शुरू कर दी थी, और डिवीजन की बात करते हुए हमने कहा था कि डिवीजन का जो प्रोसेस है वो प्राइमरीली दो तरह से होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ये याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं वो एबनॉर्मल डिवीजन का प्रोसेस है। तो डिवीजन का प्रोसेस दो तरह से होता था बेटा, नॉर्मल डिवीजन एंड एबनॉर्मल डिवीजन। तो नॉर्मल डिवीजन में हमने कहा था कि नॉर्मल डिवीजन ओ लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं, दो वेज से होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। और एबनॉर्मल डिवीजन के लिए जो तरीका होगा दैट इज ए माइटोसिस। तो उसी के ऊपर हमने रोशनी डाली थी, उसी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी, और उसी डिस्कशन के अकॉर्डिंग ही हम आगे चले थे। तो हमने पहले एक बेसिक कंपैरिजन किया था बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस का। माइटोसिस मियोसिस को आपस में कंपेयर किया, ऑल्दो माइटोसिस इज इन डिटेल इन एएस, हाउएवर मियोसिस इज नॉट द डिटेल्ड पार्ट ऑफ एएस। ठीक है जी। तो माइटोसिस को हमने मियोसिस से यहाँ कंपेयर किया, रिलेटिव कंपैरिजन एग्जाम में आ जाता है, एंड देन फाइनली वी एंटर्ड इनटू अ थॉरल डिस्कशन ऑफ माइटोसिस। और माइटोसिस के प्रोसेस को हमने फिर कैरियो और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड किया। कैरियोकाइनेसिस में हमने कहा भाई इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया पीमैट में, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। और ये वो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस हैं जो मैंने कोशिश की कि आपको एज क्लियरली एज पॉसिबल मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे यू विल फील लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन ये डायग्राम उस वक्त आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। ठीक है जी। तो ये सारी डिस्कशन जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये हमने की बेटा मेटा प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के अंदर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अनमता, आप भी लास्ट क्लासेस में मौजूद थे ना अनमता? जी सर। जी, ठीक हो गया। चलो मेरे बच्चे, फिर ये सारी डिस्कशन की, और उसके बाद ये सारी डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद हम साइटोकाइनेसिस पे चले गए। साइटोकाइनेसिस में हमने जाना कि हाउ एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस, और इस डिवीजन में हमने कहा कि एनिमल सेल में डिवीजन कैसी होती है और प्लांट सेल में डिवीजन कैसी होती है, और दोनों में एक बेसिक फर्क था। और वो बेसिक फर्क क्या था कि भाई एनिमल सेल के अंदर जो डिवीजन होती है वहां इनवर्ट पिंचिंग होती है, इनवर्ट ग्रूविंग होती है साइटोप्लाज्म की बाय माइक्रो ट्यूब्यूलर नेटवर्क। रवाहा, अफीफा, कुछ याद आ रहा है? यस सर। एंड उसके बाद ग्रेजुअली वो ग्रूव गहरा होता जाता है, डीप होता जाता है, इवेंचुअली इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ सेल इनटू टू। हाउएवर इन प्लांट सेल द प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट। वहां पर एक ग्लाइकोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर ग्रो करता है विच इवेंचुअली जो है ना वो बिकम्स द पार्ट ऑफ द सेल वॉल, एंड दैट सेपरेट्स द सेल इनटू टू। ये करने के बाद लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था बेटा, उस सेशन को रिकॉल करते हैं। लास्ट सेशन में फाइनली हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अबाउट द क्रोमोसोम, क्रोमैटिड एंड डीएनए रिलेशन। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में तुम्हें बॉदर कर सकता है, इसलिए आई डोंट वांट कि एमसीक्यू में किसी तरह से भी तुम्हें कंफ्यूजन हो, एंड फॉर दैट यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि एक क्रोमोसोम में डीएनए का क्या रिलेशन है और एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड का क्या रिलेशन है। उसी रिलेशनशिप के ऊपर हमने लास्ट क्लास में बात की थी, एंड देन फाइनली हमने स्टार्ट किया था इंटरफेस। we recalled the cell cycle and we started the discussion of इंटरफेस की डिस्कशन के बारे में जब आप क्लास में
पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि बुक में इंटरफेस बहुत ज्यादा एक्यूरेटली या क्लियरली मेंशन नहीं है। दैट इज वाई हमने कोशिश की थी कि लॉजिकली हम इंटरफेस को समझें ताकि हमें रट्टा ना मारना पड़े, बल्कि अगर आपने समझा हुआ है, क्लास अटेंड की हुई है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके इंटरफेस अच्छे से कवर कर सकें। और इंटरफेस के अंदर हमने फर्स्ट 3 फेजेस पढ़े थे, गैप 1 विच इज G1, S फेज एंड गैप 2 फेज। एंड उसके बाद सर ने आपको बताया था जहां पर क्लास एंड हुई थी कि नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। नंबर 1 द टॉपिक ऑफ एबनॉर्मल डिवीजन, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और कल इंशाल्लाह हम करेंगे आखिरी टॉपिक, या शायद हो सकता है आज मैं स्टेम सेल वाला पार्ट थोड़ा बहुत बता दूं और पोटेंसी कल करके कल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। सो नाउ आई वांट एवरीबॉडी, जो लेट भी ज्वाइन किया जिसने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बेटा आई वांट एवरीबॉडी टू मेक श्योर दैट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का आपका रिकॉर्डिंग पार्ट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लर्निंग पार्ट, एवरीबॉडी मस्ट मेक श्योर कि वो तुम्हारा हो गया हो, ताकि तुम्हारी या तो वहां प्रैक्टिस चल रही हो। बिकॉज यहाँ पर चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग विद अ वेरी गुड पेस, 1 महीना हमें हुआ है, लेकिन उस 1 महीने में हमने 2 तगड़े चैप्टर्स निपटा दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो दैट इज वाई हम लोग कल के सेशन में भी रात में, चूंकि लास्ट सेशन होता है, टाइम होगा हमारे पास, तो आई ट्राई टू solve 10-15 questions with you guys from the past paper of this chapter। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आपने एएस में ग्रेड अच्छा लाना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, क्योंकि अब जिन बच्चों का बैकअप जमा हुआ है, किसी ने मुझे मैसेज भी किया हुआ है कि सर इतना सारा वर्कशीट है, इतना सारा काम है, तो भाई करना होगा। ए लेवल इसी का तो नाम है, इट्स नॉट योर ओ लेवल्स एनी मोर। तो वो तो टाइम मैनेज करके करना ही पड़ेगा, दिन रात एक करके करना पड़ेगा। जितनी मेहनत अभी कर लोगे, एंड में रिलैक्सेशन हो जाएगी। सो विद दैट ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। बड़ा मजा आने वाला है तुम्हें इंशाल्लाह, बिकॉज दिस इज द टॉपिक इन दिस चैप्टर जो तुम्हारे अपने आप से रिलेटेड है, और डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको फैसिनेट करता है टू नो मोर अबाउट इट। सो आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा एबनॉर्मल डिवीजन। हमने याद कीजिए जब चैप्टर शुरू किया तो हमने आपको बताया डिवीजन 2 तरह से है, एबनॉर्मल और नॉर्मल। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एबनॉर्मल डिवीजन। अगेन आई like always I'll try to build the concept in a broader spectrum so that everybody can relate every direct and indirect information. So अगर आप notes में देखेंगे you will find only the related information. However यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो you will find every bit of detail जो तुम्हारे दिमाग में आ सकती है about this topic. So the first question is that when division becomes abnormal, या what is abnormal division, ये पहला सवाल है। तो उसको आंसर करने के लिए I need you to understand the word of 2 genes। देखो हमने जब नॉर्मल डिवीजन बताया था तो मैंने वहां बताया था, शायद मैं जाकर तुम्हें दिखा भी सकता हूं, कि जब मैंने नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया था, कहाँ चला गया, जरा वापस चलते हैं, थोड़ी पीछे जाते हैं। नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला पॉइंट, ये देखो क्या लिखा हुआ है सर ने यहाँ पर, राफे और रयान, कि नॉर्मल डिवीजन क्या होती है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड। और यहाँ पर क्या लिखा है हमने, नो जेनेटिक रेगुलेशन। तो इसलिए एवरीबॉडी हु इज टेकिंग द क्लास, अच्छा आज की क्लास की अच्छी बात ये कि अगर आपने पीछे का नहीं भी पढ़ा हुआ ना, तब भी आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक। ठीक है, तो अगर आप एबनॉर्मल डिवीजन को नॉर्मल से अलग करना चाहते हैं, और सो व्हाट इज द बेसिक की टर्म जो तुम्हें डिफरेंशिएट करके देती है कि नॉर्मल डिवीजन इज अ हाईली रेगुलेटेड डिवीजन, इट इज अ हाईली कंट्रोल्ड डिवीजन, इन द कंट्रोल इज बाय जीन्स, थ्रू जीन्स। जीन्स आर मॉनिटरिंग एवरी स्टेप कि भाई अब ये हो गया, प्रोफेज हो गया कि नहीं हो गया, मेटाफेज हो गया कि नहीं हो गया, इसमें स्पिंडल सही बनाए कि नहीं बनाए, इसमें ये चीज सही हुई है या नहीं हुई है, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर नॉर्मल डिवीजन में, लिसन वेरी केयरफुली, नॉर्मल डिवीजन में बाद में जब चेकिंग हुई, क्या हमने बात की थी प्रूफ रीडिंग की, है भाई, नॉर्मल डिवीजन में प्रूफ रीडिंग की बात हुई थी कि जब नॉर्मल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो द सेल अंडरगो प्रूफ रीडिंग, जहां पर वो देखता है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। एंड इफ एनी मिस्टेक इज फाउंड, अगर कोई मिस्टेक नजर आती है तो क्या होता है, सेल उसे करेक्ट करता है या सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यस और नो? Yes, sir. कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है ना Yes, sir. ऑलरेडी। सो दैट इज व्हाट I again want you to recall कि मेरे बच्चे, नॉर्मल सेल डिवीजन में is a highly controlled division, number 1, and when that division is over the proof reading is done, and if anything
If anything is found out wrong, then either repair is done or the cell is destroyed. तो पहले मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. तो let's say normal division चल रही है. अब normal division is genetically controlled. ठीक है, normal division is बच्चों genetically controlled, and I want you to remember here two genes. Genetically controlled process होता है normal division, and I want you to remember two genes here. Number one, the group of regulatory genes. ऐसा जबरदस्त इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बनेगा. स्कूल वाली मिस ने ना पूछा ना कि कहां से पढ़कर आए हो तो नाम बता दो मेरा. रेगुलेटरी जीन्स, और दूसरी होती हैं जो आप जिंदगी में आगे भी बार बार पढ़ेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. ठीक है, ये नाम जो है आपकी बुक की एक्सप्लेनेशन में मौजूद है, मार्किंग स्कीम में भी आता है. बच्चे यूजुअली इसको याद नहीं रखते, वो बस रेगुलेटरी जीन आसान होता है उसको याद रखते हैं. देखो नॉर्मली जो हमारी डिविजन हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ टू ग्रुप ऑफ जीन्स. ये सिंगल जीन नहीं है बेटा, ये पूरा ग्रुप है जीन का. ठीक है, एक है रेगुलेटरी जीन और एक है ट्यूमर सप्रेसर जीन. ट्यूमर सप्रेसर जीन. रेगुलेटरी जीन का क्या काम होता है बेटा? एज द नेम सजेस्ट दैट इट रेगुलेट्स द ओवरऑल डिवीजन. ये पूरी की पूरी डिवीजन को रेगुलेट कर रही होती है, हर एक चीज को चेक कर रही होती है. एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स? बेटा ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ना, मेक श्योर करती है कि एट एनी पॉइंट अगर अल्लाह ना करे कोई चीज गलत हो गई है तो फौरन से वो उस सेल की या तो रिपेयर मैकेनिज्म को इनिशिएट करे बेटा, या तो रिपेयर मैकेनिज्म्स को इनिशिएट करे, या फिर उस सेल की प्लान डेथ कर दे. उस सेल को उस सेल की क्या कर दे? डेथ कॉज कर दे. मेरी बात समझ आ रही है बेटा? या तो उस सेल को रिपेयर करे या फिर उस सेल की डेथ करा दे. समझ आ रही है भाई? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि भाई जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है. ये मैं नॉर्मल समझा रहा हूं. नॉर्मल समझ आएगा तो एबनॉर्मल समझ आएगा. राफे, रयान, रवाहा, नीलम, इफ्रा and everybody else within the class, please try to be interactive. So हमने क्या कहा? Normal division is genetically controlled process, number one. And number two, what are the primary group of genes which are responsible for that regulation? Those are regulatory genes and tumor suppressor genes. The regulatory genes basically regulates overall process, and tumor suppressor genes have the duty, as the name suggests, tumor suppressor gene. ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर का मतलब ट्यूमर कहते हैं एबनॉर्मल सेल को. तो ट्यूमर सप्रेसर जीन इज अ नॉर्मल जीन. इट्स नॉट अ कैंसरस जीन, इट इज अ नॉर्मल जीन बच्चों. एंड दिस हैज द फंक्शन टू इनिशिएट द रिपेयर मैकेनिज्म्स इनिशियली, और in case of more abnormality, planned cellular death, which we call apoptosis. The process of planned cellular death is called apoptosis. जब आपकी बॉडी खुद आपकी बॉडी के सेल्स को मारे प्लान करके, नीड ऑफ द टाइम, मुबशिर, अफीफा, नीड ऑफ द टाइम के लिहाज से कि भाई एबनॉर्मल सेल बन गए हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं, तो मेरे बच्चे उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं. इसमें एक पी साइलेंट है, एपोप्टोसिस कहते हैं, और बाद लोग एपोप्टोसिस भी प्रोनाउंस कर लेते हैं इसको. तो दिस इज एक्चुअली एपोप्टोसिस. ठीक है मेरे बच्चे? सो नॉर्मल डिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट है? इन नॉर्मल डिवीजन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, and two major group of genes are responsible for the regulation. Number one, regulatory genes, which regulates the overall process, and tumor suppressor genes, which make sure that if anything goes wrong, either it initiates the repair mechanism or it initiates the planned cellular death, which is called apoptosis. ठीक है, तो अगर नॉर्मल सब कुछ चल रहा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है. अगर सेल डिवीजन में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बॉडी उसको रिपेयर कर लेती है या फिर उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करके नए सेल्स बना लेती है, ये नॉर्मली हो रहा है. बट गड़बड़ कहां होती है? अच्छा, जब ये चीज रेगुलेशन फुल जबरदस्त किस्म की फुल प्रूफ रेगुलेशन हो रही है, तो जो सेल्स होते हैं वो हमेशा एक्यूरेट बनते हैं, नॉर्मल सेल्स बनते हैं और फुली फंक्शनल सेल्स बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट मेरे बच्चे, अगर आप समझिए जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनका काम है टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड टू द पीपल ऑफ देयर कंट्री, जब वही लोग करप्ट हो जाएं, जब वही लोग अपना काम ठीक से ना करें, जब वही लोग माल प्रैक्टिस में लग जाएं, तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा? जो हमारे पाकिस्तान का हाल हो रहा है. बिल्कुल इसी तरह मेरे बच्चे, जब रेगुलेटरी जीन्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, अगर यही जीन्स म्यूटेट हो जाए, ये जीन्स क्या हो जाए बेटा? म्यूटेट. अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है म्यूटेशन, विच यू ऑल हैव हर्ड इन योर ओ लेवल्स. ठीक है, अगर तुम्हें अभी याद नहीं आ रहा, तो म्यूटेशन इज द परमानेंट चेंज
in the genetic structure. It is the, बोलो यार, इतना मजेदार टॉपिक है, थोड़ा इंटरेक्ट करो. Permanent change. In the genetic structure, which could be due to multiple reasons, like ionizing radiations, for example X-rays, gamma rays, ultrasonic waves. इसी तरह some chemical drugs, इसी तरह viruses, ultraviolet radiations. So these could be the possible causes. What these factors do, that they have the ability to change the genetic structure. जैसे जो chemical drugs हैं, chemical molecules हैं, chemical medicines हैं, some medicines are so powerful that they go and bind to your genes and change their structure. Some ionizing radiations and viruses have the ability to change the genetic structure, to change the genes, to mutate the gene, to modify the gene. तो मेरे बच्चे, ये mutations हमारी बॉडी में नॉर्मली भी चल रही होती हैं, हो सकता है अभी भी चल रही हो, बट बाय द टाइम रेगुलेटरी जीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर एक्टिव, वंस दे फाउंड आउट कि मेरे बच्चे किसी जीन में म्यूटेशन हुई है, कोई जीन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही, तो या तो ये उसको रिपेयर करते हैं या उसको क्या कहते हैं, बोलो, उसकी डेथ प्लान कर देते हैं, एपोप्टोसिस करा देते हैं. बट मेरे बच्चों, जब ये खुद ही म्यूटेट हो जाए, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अगर बाय चांस और ड्यू टू एनी रीजन हमारी म्यूटेशन जो है वो किसी नॉर्मल जीन की ना हो, बल्कि किसकी हो जाए बेटा, म्यूटेशन ऑफ ईदर रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, हम क्या करेंगे? ये तो ऐसा ही हो गया कि जो सुपरवाइजर था आपने उसी को रिश्वत खिला दी, जो सुपरवाइजर था आपने उसी को म्यूटेट कर दिया, जो कंट्रोलर था आपने उसी को अपनी जेब में कर लिया. बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मेरे बच्चे फिर तो लसन लग जाएंगे, क्योंकि अब अगर आप पूरी बात ऊपर समझ गए हो तो नाउ कैन यू कैन इजीली रिलेट दी राफे एंड रयान, यू कैन रिलेट दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस. क्योंकि अगर रेगुलेटरी जीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन कोई भी क्या हो गई, म्यूटेट हो गई, तो डिवीजन के ऊपर से पूरा कंट्रोल हट गया. अब जब कंट्रोल हट गया, listen very carefully, जब कंट्रोल हट गया and when cell is dividing, so there's nobody to check and balance whether the division is occurring in normally or abnormally, whether anything is going wrong, if anything is going wrong, are we repairing that जो है ना वो error, or are we carrying that error? Nobody is there to regulate के भाई क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो रहे हैं या अनइक्वली हो रहे हैं. Nobody is there to see that स्पिंडल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा. Nobody is there to regulate के भाई सेल डिवीजन खत्म हो गई है, नाउ इंटरफेस मस्ट बी स्पेंट ताकि डीएनए का डुप्लीकेशन किया जा सके. वी हैव लर्न दिस ना इन द लास्ट क्लास कि इंटरफेस में डीएनए वापस कंप्लीट होता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So all those things, Rafe, Rayan, Urub, Ravaha, all those things were under the control of tumor suppressor and regulatory genes. But when these genes are mutated, देखो जब तक कोई और जीन में म्यूटेशन हो रही है, तो these genes will be there. They will try to repair and fix those genes, or if they are not able to, then they cause the death of those genes. That is why हमारी बॉडी में इस वक्त हर वक्त म्यूटेशन चल रही है अमर. But are we getting cancer? Are we getting cancer? Obviously not. समझ आ रही है बात? लेकिन when the abnormal cell becomes abnormal and they become lethal for us, or they turn into cancer or tumor, तो वो उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है when mutation of regulatory group of gene or tumor suppressor group of gene, this happens. And when this happens, obviously there is no control on division, no proofreading, no check and balance. अब मुझे बताओ, अगर तुम अपने आप को ले लो, कोई रीडिंग नहीं होती, कैम्ब्रिज एग्जाम नहीं लेता है, अम्मा अब्बा तुमसे कुछ पूछते नहीं कि पढ़ाई कैसी जा रही है, ईमानदारी से बताओ कितना रेगुलर तुम पढ़ रहे होते?
तुम बोलते जब अम्मा पापा ने पूछना नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कैम्ब्रिज ने एग्जाम लेना नहीं है, तो सर जितना पढ़ाई जाए पढ़ते जाओ, या नहीं भी पढ़ो तब भी कौन क्या उखाड़ लेगा। इट मीन जब रेगुलेशन नहीं होती, जब कंट्रोल और सुपरविजन नहीं होता, तो व्हाट वी सी, ये मेरे बच्चे बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज नॉर्मली भी आती, बट दे वुड हैव बीन करेक्टेड, वो एबनॉर्मेलिटीज अब करेक्ट नहीं की जाती। एज अ रिजल्ट जो न्यू सेल्स बनते हैं, दोज न्यू सेल्स आर, यस प्लीज, न्यू सेल्स आर एबनॉर्मल सेल्स, न्यू सेल्स आर एबनॉर्मल सेल्स। अब वो एबनॉर्मल क्यों है, मतलब in which sense are they abnormal? Beta, they could have any kind of abnormality. They may have unequal number of chromosomes, they may have half content of DNA, they may be divided unequally, एक सेल बड़ा बन गया, एक छोटा बन गया, they may do not have full content of chromosome, ठीक है, they may do not have pass through spindle formation वाला stage, any kind of abnormality, because those abnormalities were not corrected, and now the cells which are newly formed are abnormal. जब सेल एबनॉर्मल होगा तो विल दे बी एबल टू फंक्शन? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो दीज सेल्स डू नॉट फंक्शन। फिर प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि जब सेल नॉर्मली बनता है तो व्हेन सेल इज मेड देन इट इज अलाउड और इट इज पुश्ड इनटू इंटरफेस, एंड देन सेल स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम इन इंटरफेस, एंड देन इट गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। But you know what is the problem with abnormal division? Because it is not regulated, because it is not controlled. Therefore, as soon as cell divides and form new cells, in a very short time, cell again enters into new division. Let me show a wagon wheel. बेटा बात समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ? I am trying to make it as relatable. ठीक है, लेट्स से कि आप ये नॉर्मल वैगन व्हील देखा था ना आप लोगों ने, कैसा होता है नॉर्मल सेल साइकिल का, बट फॉर वंस एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट्स, मेरे बच्चे, व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, they just have a very short span of interface, वो भी बराए नाम, that's the interface only beta, that's the interface, and whole time cell remains in the, बोलो, डिवीजन। आप लोगों को डिवीजन से गुजरा एंड इमीडिएटली इट एंटर्स इनटू नेक्स्ट डिवीजन। एक डिवीजन खत्म हुई, राफे रयान बात समझ आ रही है? एक डिवीजन से फारिग हुआ, इमीडिएटली इट एंटर्स इनटू नेक्स्ट डिवीजन। तो द प्रॉब्लम विद एबनॉर्मल सेल्स इज नॉट ओनली के वो जो है ना वो काम नहीं कर रहे, जैसे आप भी तो है ना घर में निकम्मे काम नहीं करते, लेकिन अम्मा पापा बर्दाश्त कर रहे हैं। मसला सारा ये है कि एबनॉर्मल सेल्स जो हमारी बॉडी में बनना शुरू होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन इन दी ट्यूमर सप्रेसर और रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन, ये एबनॉर्मल सेल्स के साथ दो प्रॉब्लम है। पहला, ये एबनॉर्मल है, कोई काम नहीं करते। दूसरा, दे कमबख्त के बच्चे ये डिवाइड धबाधब होते हैं, दे डिवाइड रैपिडली, दे डू नॉट स्टे इन इंटरफेस। एक जुमला मेडिकल में मशहूर है कि कैंसरस सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं, दे आर लाइक अ फास्ट मूविंग कार विदाउट ब्रेक्स, ठीक है, इसमें कोई ब्रेक ही नहीं है। एक डिवीजन कंप्लीट होगी, दूसरा डिवीजन कंप्लीट होगी, तीसरी डिवीजन कंप्लीट होगी, चौथी, एंड डिवीजन जस्ट सो रैपिडली हैपेंस, इट्स हैपेंस सो रैपिडली दैट आप इमेजिन नहीं कर सकते एक नॉर्मल सेल को एक एबनॉर्मल सेल के साथ। सो मेरे बच्चे, द ग्रोथ ऑफ दिस एबनॉर्मल सेल्स rises rapidly. Why? Because they are not following any rule. देखो ना, एक सेल रूल फॉलो करेगा, स्पिंडल बनाना है, क्रोमोसोम्स अरेंज करने हैं, फिर एनाफेज कराना है, तो दैट विल टेक टाइम। एक सेल रूल फॉलो करेगा, चेक एंड बैलेंस है, जवाब देना है, अपने प्रोसेस को बार बार प्रूफ रीड कराना है, इट विल टेक टाइम। जब सेल इंटरफेस में नॉर्मली जाता है, इट इज गोइंग टू बी टाइम टेकन प्रोसेस, जहां पर उसको पूरा प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा। बट इफ अ सेल इज नॉट फॉलोइंग द रूल, तो फिर तो उसने कोई चेक एंड बैलेंस से गुजरना ही नहीं है। जब चेक एंड बैलेंस से अमल गुजरना ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमसा अनमता इट वुड बी अ वेरी रैपिड प्रोसेस, ठीक है, बहुत तेज ये प्रोसेस होता है, बहुत रैपिडली डिवीजन होती है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस में टाइम जाया नहीं हो रहा, जैसे तैसे डिवीजन हो रही है, और फिर इंटरफेस जो है वो बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ रहा है, एंड सेल इमीडिएटली एंटर्स इनटू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट डिवीजन। इज दैट क्लियर? एंड द बेटा ग्रोथ ऑफ दीज एबनॉर्मल सेल्स, the growth of these abnormal cells is called tumor. The growth of, bolo yaar, growth of these abnormal cells abnormal cells called tumor. Are called tumor. Growth of abnormal cell in a localized area. Localized का मतलब एक जगह, region is tumor. आप कहेंगे भाई मुबारक हो अमल, ट्यूमर हो गया। अनंता मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस मुबशिर, आपको ट्यूमर हो गया बेटा। मुबशिर मुबारक हो बेटा। Why, sir?
अच्छा सर, ट्यूमर समझ आ गया, सॉरी सर, ट्यूमर हुआ नहीं, ट्यूमर समझ आ गया, यस और नो? Yes, sir. Yes. So Yes. are you as a doctor able to relate how exactly a very big, देखो ये पूरी पैथोलॉजी नहीं पढ़ाई हमने कैंसर की, लेकिन क्या तुम्हें ये बेसिक समझ आ गया कि how exactly the things lead to development of abnormal cells? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now, I want you to understand one few more things regarding this concept. So, are you all clear that abnormal cells, why are they problematic? Because they are forming so rapidly and they are not doing anything for the body. There are two major problems right now with them. जी हाय का बोलो, जी हाय का बोलो. Can you explain it all again? अबे क्या पागल समझा मुझे? अरे तुम कहाँ चली गई थी भाई? तुम कहाँ मर गई थी? सर मेरी लाइट चली गई थी। अरे तुम्हारी लाइट क्यों चली गई थी? बैटरी पे चला करो, तुम बैटरी लगा लो, बैटरी पे चला करो तुम. तुम्हारी लाइट जी चली गई थी, तुम्हारे घर की लाइट जानी चाहिए थी ना. जी घर की लाइट गई थी सर। अरे लड़की तुम क्या कर रही हो यार? लाइट चली गई थी तो कैंसर का इतना जबरदस्त टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, ऊपर तुम्हारी लाइट चली गई है जी. सॉरी सर। अभी पूरा मैं क्या समझाऊं, चलो मैं क्विकली बता देता हूँ क्योंकि मुझे कैंसर पूरा करना है अभी. तो एबनॉर्मल डिवीजन का टॉपिक है जो आज हमने स्टार्ट किया. पहले मैंने समझाया कि लॉजिकली नॉर्मल डिवीजन कैसे होती है. यू मस्ट बी वेरी क्लियर ऑन दैट पॉइंट दैट इट इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड डिवीजन. द नॉर्मल डिवीजन इज अ genetically controlled process and two major group of genes which are responsible, Ravaha, are regulatory genes and tumor suppressor genes. ठीक है? Regulatory genes regulate the process and tumor suppressor genes initiate the repair mechanisms, and in case of any error it can plan the cellular death कि जो abnormal cell उसको मार दें. लेकिन मैंने क्या बताया कि there is a concept called mutation which is the change in the genetic structure. So normally when mutation takes place in any gene, तो जो रेगुलेटरी और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, दे वर्क टुगेदर टू मेक श्योर कि वो एबनॉर्मल सेल सर्वाइव ना करे. बट व्हाट हैपेंस इफ जो म्यूटेशन है वो रेगुलेटरी जीन के साथ ही हो जाए. If regulatory or tumor suppressor gene is mutated, then there will be no control on the cellular division, no proofreadings, no check and balance, and obviously as a result of this division which is uncontrolled, unsupervised, वो जो नए cells बनेंगे they will be abnormal and body will not be able to do anything against them. Why? Because those cells are your cells and your genes have allowed them to form. Your genes have been mutated, they are not working properly. So मेरे बच्चे ये जो नए cells बनेंगे they are abnormal cells. इन cells में मुसीबत क्या है कि these cells do not function because they are not normal, so they cannot function for the body. For example, liver के अंदर if abnormal cells are growing, they will not be able to perform the role of liver. And second, the problem क्या है कि मेरा बच्चा these cells are formed so rapidly. Why? Because the interface is very short. ठीक है? The interface is very short. Thank you, Ravaha. The interface is very short, and that is why once they डॉक्टर से पढ़ने का वो भी डॉक्टर नूर से कोई तो फ्लेवर अलग आएगा ना यार. So मेरे बच्चे they rapidly enter into one division, another because interface is too short, and every time the cells are formed are quite abnormal and they are not functioning for the body. Now असल प्रॉब्लम यहां से शुरू नहीं हुआ मेरे बच्चे. आप कहें हमारी बॉडी में, अब नाउ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी, ऑन्कोलॉजिस्ट वाली, समझना और बताना समझ आया तो. मेरे बच्चे तो ये जो ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल हो रही है, लिसन वेरी केयरफुली, ये जो ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल हो रही है, इस ग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं बेटा? कैंसर कह रहे हैं. इज एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So let's say that's the surface of liver. Let's say that's the surface of liver, and this surface of liver, डॉक्टर बना के छोड़ देंगे आपको इंशाल्लाह. Let's say these are the normal cells of liver. Let's say that these are normal cells of liver. ठीक है? अभी बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ आएगा इंशाल्लाह. अमल क्लियर हो रही है बेटा बात? Yes, sir. ठीक है? And let's say due to some reason mutation have occurred and here the abnormal cells are forming. ठीक है? अब क्या हुआ? Due to mutation, भाई आएगा समझो, इमेजिन करो कि म्यूटेशन हो गई और रेगुलेटरी जीन्स का दिमाग खराब हो गया and they have lost the control and now new abnormal cells have started forming. So relatively these cells are smaller in size. Relatively these cells are smaller in size. Why smaller? Because they do not have interface ना. तो normally cells की जो growth होती है वो किस phase में होती है? Interphase में होती है. Yes or no? राफे, रयान? जी सर. Yes, sir. So normally a cancerous cell is smaller than a normal body cell. So अच्छा, ये game चल रही है. They are rapidly dividing and they are not functioning. They are not playing their role for the body. Now problem कहाँ से आती है? Listen very carefully. मेरे बच्चे बॉडी वैसे भी 100 ट्रिलियन सेल्स के साथ है.
तो ये अगर कुछ सेल्स आ भी जाए तो दे शुड नॉट बी अ बिगर प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। अब इसका समझाता हूं मैं। देखो दैट्स द ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर, ठीक है। जाहिर है लिवर सेल्स इफ दे वांट टू फंक्शन, so do they need blood or not? Amal, Urup, Yes, sir. Yes, sir. they need blood, Ifra, because blood carries nutrition and nutrition is required by every cell ताकि वो एनर्जी बनाए and एनर्जी बना के फिर वो जिंदा रहे and बॉडी के लिए रोल प्ले करे। yes or no, Amal, Ifra, Yes. नीलम, Yes, sir. बिल्कुल सर। नीलम मडागास्कर कहाँ Yes, sir. Yes, sir. इधर ही हूँ। इधर ही हो ना, समझ आ रही है ना बात। सो दैट्स द नॉर्मल सप्लाई। आप जानते हैं कि ऑर्गन में डिफ्यूज सप्लाई होती है। दीज आर आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज व्हिच आर सप्लाइंग ब्लड एंड ब्लड इज कैरिंग ऑल द न्यूट्रिशन। So the problem is, now listen very carefully, by the time it is growing at a one place, at a localized place, this is tumor. This is tumor. अक्सर लोगों को लगता है कि जब ब्रेन में हो तो ट्यूमर होता है वरना कैंसर होता है। नो, बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है। जब तक आप कहते हैं एबनॉर्मल सेल्स, असल में समझो बायोलॉजिकली द टर्म इज कैंसर, ठीक है। कैंसर इज नथिंग बट ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल। कैंसर इज नथिंग वेदर यू हैव अ ब्रेन कैंसर और ब्लड कैंसर और अ लिवर कैंसर और लंग कैंसर, एनी टाइप ऑफ कैंसर सिंपली मीन्स एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। तो असल में हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं कैंसर का, तो कैंसर इज नथिंग बट एबनॉर्मल सेल्स, ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। सो बाय द टाइम दोज एबनॉर्मल सेल्स आर ग्रोइंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली, a localized place, we call that cancer tumor or benign cancer. Tumor और अरे बोलो benign Benign cancer. cancer. Benign आपने वर्ड cancer. सुना हुआ होगा, है ना, ट्यूमर और बिनाइन कैंसर। Yes, अभी sir. ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाओगे। यूजुअली जो मिथ है वो ये है कि ट्यूमर इज इन ओनली ब्रेन। नो, दैट्स नॉट ट्रू। कैंसर इज एबनॉर्मल सेल। हाइका, आर यू विद मी? बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। So cancer is growth of abnormal cell, and by the time the tumor cells are growing, और क्यों हुआ है ये भी रीजन सबको क्लियर है, because mutation have occurred in regulatory or tumor suppressor gene. So this is nothing but benign tumor or benign cancer by the time or till the time it is growing at a particular stage. So that's the blood supply coming to the organ. अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं असल में कैंसर नुकसान कैसे पहुंचाता है, हाउ एग्जैक्टली कैंसर इज हार्मफुल, whether it's of brain or lung or any other part. देखो ये जो abnormal cells हैं ये हडहराम cells हैं. They are dividing so rapidly, but they are not functioning for the body. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So मेरे बच्चे, when the organ receives the blood supply, as these cells are rapidly growing, these are gunda, these are criminals. तो मेरे बच्चे क्या होता है, the nutrition is obviously divided evenly. भाई न्यूट्रिशन जो आ रही है, जो राशन आ रहा है घर में, that ration is for everyone ना. But what happens is that because these cancerous cells are aggressive, they take up most of the nutrients. Whatever the nutrients are reaching the organ or the structure, these cells take, अरे बोलो यार, these cells take up most of the nutrients. Most of And that is where the problem arises for the body, मेरे बच्चे. देखो, these cells are abnormal, grow करें, पड़े रहे side में, that's okay. There are a lot of type of cancers which are not that aggressive, they grow, but they remain silent throughout your life. समझ आ रही है? Medically, there are a lot of tumors who remain in silent forever throughout your life. और ये वो cancers होते हैं जो aggressive nature के नहीं होते. But what happens with a normal cancer, which is normally aggressive? So these tumor cells are growing aggressively, and they are basically consuming most of the nutritional supply reaching to that point. So problem क्या होता है इससे दो problem होते हैं. When they get more nutrition, will their division get slow or become more aggressive? More aggressive. भाई, More अगर इनको aggressive. आप बिठा के, इन कमबख्तों को, बेगैरतों को आप बिठा के खाना खिलाओगे, है भाई रयान, तो आपको तो पता ना, बैठ के खाने से तो फिर और हडहरामी आ जाती है और बेगैरती बढ़ जाती है. Yes or no, Ryan? You know it better. Yes or no? जी सर। ठीक है ना. हम बच्चे यही तो कर रहे होते हैं ना, सारे बच्चे अम्मा पापा का बैठ के खा रहे होते हैं, जब भी अम्मा पापा का एहसास नहीं कर रहे होते. तो हम भी ट्यूमर से कम नहीं है अगर बुरे बच्चे हैं तो. अगर अच्छे हैं तो अलग बात है. सो मेरे बच्चे, द प्रॉब्लम बेसिकली अराइज दैट दे बिकॉज गेट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मुबशिर, हमसा एंड अमता. दैट इज व्हाई नंबर वन, देयर ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, और ग्रो करते हैं. एंड द प्रॉब्लम इज दैट नॉर्मल सेल्स व्हिच आर फंक्शनिंग फॉर द बॉडी, दे आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन. They are facing compromise in the nutrition, and due to which the normal cells starts dying.
because normal cells को grow करने के लिए they need energy, they need more energy because they are normal cells and they need lot of energy for their normal functioning. But when the aggressive tumor cells who are hadaram, who are not working for the body, but they consume most of the nutrition, that's the problem. That's the basic problem because this leads to nutritional death. तुम्हें बेटा वो पॉइंट दे रहा हूं ना, तुम हैरान ना कर दो टीचर को, बताना मुझे आगे कॉलेज में जब पढ़ोगे, अगर तब तक याद रहे, न्यूट्रिशनल डेथ ऑफ नॉर्मल सेल्स। बेटा किसी भी कैंसर का बेसिक मैकेनिज्म जो आपको मारने का है ना, वो यही है। असल में कैंसर में जो कैंसरस सेल्स है वो तो है, नुकसान तो उन्हीं की वजह से हो रहा है, बट एक्चुअली जो डेथ आ रही है, डेथ होती है एक्चुअली। जो आप देखो किसी की फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है? Anybody has any case of cancer in his or her family? Any type of cancer? Yes, sir. उरूब को हुआ है, आई मीन उरूब का एक्सपीरियंस है, और किसी का नहीं है? एनीबडी जिसके बारे में अनम था, अमल कोई सुना है तुमने? रयान जी सर, मेरा भी हुआ है। तो आप बेटा नोट करना, कैंसर, तमाम कैंसर में, वैसे से लंग कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, तमाम कैंसर में एक बहुत कॉमन फीचर होता है। एंड जब आप डॉक्टर को जाके क्लिनिकल हिस्ट्री में बेटा वो फीचर बताते हो और आपकी एज भी 40+ है, यूजुअली कैंसर्स आर नॉट कॉमन इन एल्डी एजेस, ठीक है, बिकॉज योर रिपेयर मैकेनिज्म्स आर क्वाइट फास्ट। तो नॉर्मली अगर एक 16 साल का बच्चा जाके बता रहा है उसको भी कैंसर हो सकता है, बट दैट्स नॉट लाइकली टू हैपन। देयरफॉर एक 16 साल का बच्चा जाके जब वो हिस्ट्री देगा तो डॉक्टर विल नॉट कंसीडर कैंसर फर्स्ट, इवेंचुअली वो रूल आउट करेगा। बट अगर 40-45 साल का 45 इयर्स ऑफ एज 50 इयर्स ऑफ एज का पेशेंट जाता है और डॉक्टर साहब को बताता है कि भाई मैं आजकल बड़ा कमजोर महसूस करने लगा हूँ, भूख लगती नहीं है अच्छे से, और जब भूख अच्छे से नहीं लगती है और मेरा वेट लॉस हो रहा है, ये समझो दैट्स द क्लासिकल पिक्चर, दैट्स अ क्लासिकल पिक्चर। एक बंदा दुबला हो रहा है, मुसलसल वेट लॉस कर रहा है, उसको भूख नहीं लग रही और जनाब आली कमजोर हो रहा है, तो मेरे बच्चे दैट्स अ क्लासिकल पिक्चर। देखो दो बातें होती हैं, एक होता है आदमी लीन हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, वो स्मार्ट जब होगा वो तो और हेल्दी हो जाएगा, इट विल ही और शी विल बी मोर एक्टिव। लेकिन एक होता है कमजोर हो रहा है। तो एनी पेशेंट इफ अबव 40 इयर्स ऑफ एज पर अगर उसका बॉडी वेट कंटिन्यूसली लूज हो रहा है, एनी डॉक्टर, कोई मोहल्ले का चूड़ा चमार डॉक्टर भी होगा ना, उसके दिमाग में भी पहली चीज आएगी कि कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा। एंड व्हाई दैट वेट लॉस इज कॉमन इन एवरी कैंसर? अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लिवर कैंसर लेट्स से एंड योर नॉर्मल सेल्स आर डाइंग, तो नॉर्मल सेल्स की डेथ का मतलब क्या हुआ? योर बॉडी, योर लिवर विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तो नॉट ओनली लिवर विल डिस्टर्ब बट एवरी फंक्शन दैट इज गिवन, that is performed by liver will be disturbed. Your metabolism, your lot of जो balances हैं वो सारे out हो जाएंगे, and that leads your body, that puts your body in stress, and that is the reason of weight loss. Your cells are dying, your normal cells are dying, and on the other hand the abnormal cells are growing more and more rapidly. Are you getting the concept बच्चों या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप समझो कैंसर में असल में रैयान और राफे और मुबश्शिर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नॉर्मल सेल्स मर रहे, एबनॉर्मल सेल्स उनकी न्यूट्रिशन खा रहे हैं, और न्यूट्रिशन खा के दे आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर रेट, दे आर ग्रोइंग रैपिडली, दे आर एक्सेलरेटिंग देयर ग्रोथ एंड दे आर नॉट फंक्शनिंग फॉर द बॉडी। सो दिस प्रोसेस लीड्स टू स्लो डिक्लाइन इन द हेल्थ एंड इवेंचुअली दैट प्रोसेस मे लीड टू डेथ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दैट इज वाई अगर तुम बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, आगे जाके जब कैंसर पढ़ोगे डॉक्टर बनते हुए तो डेफिनेटली और ज्यादा टेक्निकलिटीज आएंगी, बट द बेस रिमेन। वहां तुम मुझे याद करोगे कोई खानदानी टीचर मिला था पढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरी बात गौर सुन रहे हो तो एक बात तुम और रिलेट कर सकते हो रयान, क्या देखता हूँ बेटा, सवाल सबर करो। तो एक बात और रिलेट कर सकते हो कि अगर तुम्हें पता चला कि किसी पेशेंट को कैंसर है तो तुम उसे क्या काउंसिल करोगे कि भाई आप अपनी डाइट और अच्छी लें या और पुअर ले लें? अगर आपको भूख नहीं लग रही तो छोड़ दें खाना, क्या कहोगे अमल, इफ्रा? Eat more, better. और अच्छी नहीं। No, they have to eat more. They have to eat more, they have to keep their self healthy and nutritional, उनकी वैल्यू पूरी होनी चाहिए। Why? Because already cells and under the nutritional deficit, yes or no? अगर आप उस पर से डाइट भी कम कर दोगे तो डेफिनेटली आप उस प्रोसेस को और एक्सेलरेट कर दोगे। And that is why for a patient who जिसके बारे में आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि he or she may have कैंसर, उसकी डाइट और अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर आप कैंसर ठीक नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है that must be completed for the normal cells so that normal cells may not die, and this can prolong the prognosis of cancer. जी सर। अब रयान सवाल पूछो, क्या सवाल पूछो तुम?
सर लेकिन जो कीमोथेरेपी करते हैं तो उससे फिर क्या होता है ये? आता हूँ अभी वो तुम आगे चले गए ना मेरी जान, पूरा ऑन्कोलॉजिस्ट बना के छोड़ूंगा तुम्हें, थोड़ा सब्र तो कर लो, अभी अच्छा जा रहा हूँ, अभी तो पैथोजेनेसिस पे ही अटका हुआ हूँ यार मैं, अभी जाऊंगा सब अच्छा। बताऊंगा। जी आ जाओ और दूसरा। सर एक और चीज, हाँ एक बोलो और बोलो। चीज, वो जो केमिकल ड्रग्स हैं वो डीएनए को कैसे चेंज करते हैं? मैं बता दूँ ये अभी कीमोथेरेपी में बता दूंगा। जी राफे राफे अच्छा ठीक। बोलो राफे। सर सिस्ट भी सेम चीज होती है? सॉरी सिस्ट वो भी सेम चीज होती है? नहीं बेटा, सिस्ट तो कहते हैं एक लोकलाइज बॉडी को, इट कुड बी अ फ्लूइड फिल्ड cyst sometime cyst may consist of abnormal cells, cyst is medically a very general word, ठीक है। cyst के अंदर क्या है, cyst कहते हैं थैली को, सैक को। अब वो सैक इज जस्ट फ्लूइड filled और ब्लड filled और पस filled, और इट मे कंटेन ट्यूमर, इट मे कंटेन मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो वो डिपेंड कर, cyst itself is not does not define anything, cyst के अंदर क्या है वो बताता है कि is that cyst dangerous or not. There are a lot of cysts which are not dangerous, और बहुत सारे लोगों को होती है, and there are a lot of cysts which are actually dangerous. So what is the rule? The medical thumb rule is that if you have any abnormal mass or abnormal cyst which you feel कि तुम्हारी बॉडी में है, in any report आ गया या स्किन पर है, तो just you need to monitor its size. If it's not growing in size, that could be normal. But if at any point of time your cyst, whether it's in your ovaries, female में बहुत common है ovarian cyst, so when you are you are passed through ultrasound and you get to know that you have cyst, you need to get it checkup कि भाई ये cyst grow तो नहीं कर रही. If any cyst is growing, then you need to get proper detailing कि भाई ये क्या है और उसका क्या solution है. Then how to identify कि what is inside. बेटा there is a technique called biopsy, नाम सुना है? Biopsy. There's a technique called biopsy. Biopsy is the technique जिसके Yes, थ्रू जो है आप जो भी मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, either under ultrasound guidance or through needle or through endoscope. वो बहुत सारे तरीके हैं. Biopsy is the technique to obtain the sample. Yes. Anything else? Finally, लड़के question. जी अफीफा, your question. I'm desperately waiting. Sir, I heard that there are like different stages of cancer, like stage 1, stage 2, stage 3. What are those? अभी पैथोजेनेसिस कंप्लीट करूंगा ना, so you will get a rough idea about these stages, ठीक है। एंड जाहिर है और डिटेलिंग भी होती है, बट स्टेजेस की तरफ मैं जा रहा हूं, बट आई वांट टू मेक श्योर कि यहां तक बात सबको समझ आ गई है। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाउ इट इज इनिशिएटेड व्हेन द रेगुलेटरी जीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर म्यूटेटेड, फ्रॉम देयर द प्रोसेस इनिशिएटेड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ abnormal cells, and the abnormal cells are, because as they are not following the rules, they are not passing through every stage of the division. That is why the division is quite rapid, and the division is quite rapid, and that rapid division is producing abnormal cells which are not functioning for the body. And now we know that they are not only not functioning for the body, moreover the major threat we have that they are eating all the nutrition or compromising the normal cells, and that leads to the death of normal cells. ठीक है जी, यहां तक आप भी और क्लियर? जी रायान बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. रायान, do you want to ask anything? नो सर, वो पहले से हाथ ऊपर हुआ। अच्छा, अब लिसन वेरी केयरफुली। अब होता क्या है, अभी तो सिचुएशन शुरू हुई मीजान, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब समझो मेरे बच्चे, दिस ट्यूमर इज ग्रोइंग एग्रेसिवली। अच्छा, ये ट्यूमर बाहर के सेल्स हैं कि आपके अपने सेल हैं? अमल, आर दीज योर ओन सेल्स, और क्या ये बाहर से आए हैं? On cells. हमारे अपने सेल्स हैं। तो ये किसी बच्चे ने मुझसे पिछले सालों में पूछा, आप लोग तो सवाल पूछने में इतने घटिया हो ना, मैं क्या बताऊं। आई रियली एंजॉय विद यू, क्योंकि तुम लोग मेच्योर हो, पढ़ने वाले हो, कंसर्न हो, बट सवाल पूछने में तुम लोग ऐसे कोई खच्चर होना लगता है। मैं गधे को पढ़ाता ना, उसको भी आ जाता, और वही तो हाँ करके सवाल पूछ लेता। पूछा करो सवाल। बहरहाल, तो मेरे बच्चे समझो, अब सिचुएशन अभी यहां से खराब होना शुरू होगी। ये ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है, लोकलाइज ग्रोथ है, न्यूट्रिशनल डेथ भी हो रही है सेल्स की, बिकॉज ये बॉडी के अपने सेल्स हैं। तो किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, वेयर इज द इम्यून सिस्टम, वेयर इज द इम्यून सिस्टम, कहां मरा हुआ है इम्यून सिस्टम हमारा? बेटा बच्चा, इम्यून सिस्टम कैन एक्ट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स। इम्यून सिस्टम हमारे बैक्टीरिया के खिलाफ तो एक्ट कर सकता है, बिकॉज द सेल is not the same as our cell. Why immune system is sleeping in cancer? Because these are your own cells, and immune system cannot detect that these are your own cells once regulatory genes are dead. When regulatory genes or tumor suppressor genes are mutated, तो फिर immune system का आपका रोल ही खत्म हो जाता है. So this is growing, ठीक है? Now the second stage of problem, this is growing.
फर्स्ट स्टेज क्या है? द ग्रोथ स्टार्टेड. Second stage क्या है? The growth is accelerated and it accelerated that much that it has compromised the nutrition of the normal cells. Now, third stage. Third stage क्या है? The cancer is growing more and more and more aggressively, ठीक है? And body is looking at this picture as if the normal body cells are growing. देखो जब तुम जिम जाते हो, डंबल उठाते हो, वेट उठाते हो, you rupture your muscles and body prepare new muscles, तो body उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है. और जब आप रेगुलरली हैवी वेट उठा रहे होते हो, हैव यू सीन बॉडी बिल्डर्स की उनकी जो वेन्स होती हैं वो बड़ी डायलेटेड वेन्स होती हैं, बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं हमारी बॉडी के मुकाबले में. हैव यू सीन दैट इन एनी बॉडी बिल्डर? Yes, sir. they show that those veins, those large veins वो शो करते हैं पोजेस में. क्यों? अब आप समझो उसकी बायोलॉजी समझो. When muscles need more and more blood, more and more nutrition, so body क्या करती है? To cope, because we are adaptive in nature, so body basically generates new and big vessels वो जो डायरेक्टली मसल्स में जा रही होती हैं, so that they can supply the blood directly. So this is something going to happen here as well, and that's the worst case scenario, guys and girls. Babies, this is going to be worse. Why? Because जब body देखती है that we are giving nutrition, diffuse nutrition to the organ, and that organ nutrition is not still getting fulfilled because हमारे पास growth का aggressor बहुत ज्यादा है, aggressiveness बहुत ज्यादा है, and cells are dying, and cells are dying because of nutritional deficit. So body increase the nutrition initially, but when that nutrition is not enough, then what body does is that body creates new vessels that directly supplies to this mass. Because body is looking at this picture like कि भाई हमारे सेल की ग्रोथ हो रही है, and that growth is occurring at a rapid pace. To support that growth, new vessels start growing specifically, directly, not diffused to the organ. समझ आ रही है? Directly to that mass which is growing, and this is what we call बच्चों vasogenesis. Vasogenesis, and that's where the case gets worse. Because once these cells are in contact with the blood directly, the mass of these cells can get into the blood, and through blood circulation, it can reach any point. जिसको आप कहते हैं कैंसर फैल गया. Medically we call it metastasis. Metastasis. कैंसर का फैलना. एंड अब हम कहते हैं नाउ दिस कैंसर हैज बिकम मैलिग्नेंट कैंसर. अब क्या हो गया भाई साहब? ये मैलिग्नेंट कैंसर हो गया है मेरे बच्चे. by the time it was growing only, the organ was getting diffuse blood supply, and these cells were taking maximum nutrition out of that supply. ठीक है, देखो कैंसर की स्टेजिंग पे सवाल आया था, मैं फिर बताता हूँ. जब कैंसर इनिशिएट हुआ, दैट स्टेज 1 कैंसर. जब मास ऑफ जो ग्रोइंग मास है वो एक्सेलरेटेड ग्रोथ पे गया, दैट स्टेज 2. जब न्यूट्रिशनल डेथ ऑफ सेल्स शुरू हो गई, दैट स्टेज 3. फॉर नॉर्मल कैंसर, मतलब और भी डिवीजन होती है, मैं बड़ा सिंपल बता रहा हूँ. And then when that nutritional death and accelerated growth combination leads to formation of vasogenesis, which is the formation of new vessels directly towards the mass, then that is stage 4. And once stage 4, once any cancer enters in stage 4, most likely because now it is in contact with blood, these cells can spread through blood in any part of the organ. Being a medical doctor, I have seen cases that person comes to us and उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट, वो डायग्नोस्टिक्स शुरू हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कैंसर को ध्यान में रखते हुए. वी फाउंड आउट दैट ही हैज अ कैंसर ऑन, लेट्स से लंग. ठीक है, लंग कैंसर है. अच्छा, अब तो एक गोल्डन रूल हो गया है, वंस यू फाउंड आउट कैंसर एट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन, सो डेफिनेटली आप उसकी बायोप्सी करते हैं एंड यू लुक फॉर वेसोजेनेसिस. If vasogenesis is found, then you also you scan the whole body कि भाई अगर vasogenesis हो गई है तो there are likely chances कि some of the cells may have left this place and have reached a new place. तो अब वो मैं जिस पेशेंट का रेफरेंस बता रहा हूँ, he was found out with a lung cancer. We investigated, we found out growth on lung, but there was no vasogenesis at that time. ठीक है, बट उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी, बार बार ब्लडी वॉमिट हो रहा था, विच इज नॉट कॉमन एट दिस इनिशियल स्टेज.
तो फिर हमारे जो HOD थे उनको शक हुआ कि और उन्होंने कहा यार इसका पूरा स्कैन कराओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई कैंसर पहले से पुराना हुआ है। एंड व्हेन ही वेंट इनटू अनदर स्कैन्स, अनदर बायोप्सी सीरीज, तो पता चला भाई साहब के लिवर पे बहुत पहले से कैंसर था जिसकी वेदोजेनेसिस ऑलरेडी हो चुकी थी। एंड एक्चुअली द लंग कैंसर वाज नॉट ओरिजिनेटेड एट लंग, rather it was actually the liver, because liver is the largest organ, so it does not get affected easily. So actually the cancerous cells, the abnormal cells after vasogenesis may have arrived at the level of lung, and where there at lung they started growing. And because lung sensitive hota hai, तो जब lung पे growth हुई तो symptoms आना शुरू हो गए, and because of all those symptoms he come to the doctor and eventually got diagnosed with lung cancer. But when investigated thoroughly, it was found out that he had a cancer, an old cancer which has been metastasized from the liver. Is that clear? Yes, sir. Yes. sir. सर पैट स्कैन, अरे यार एक नहीं होता जानू, बहुत सारे स्कैन्स होते हैं। पैट स्कैन देखो, पहले हम बायोप्सी पे जाते हैं, उसके बाद फिर हम एंडोस्कोपिक इमेजिंग पे जाते हैं, एंडोस्कोपिक इमेजिंग विद बायोप्सी करते हैं, हम CT स्कैन्स करते हैं, हम MRI करते हैं, हम कलर्स डॉपलर्स विदाउट कलर डॉपलर करते हैं, कंट्रास्ट डॉपलर करते हैं, ठीक है, बैरियम स्कैन करते हैं, पैट स्कैन करते हैं। तो देयर इज नॉट ओनली वन टूल, वी हैव लॉट ऑफ टूल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द कोमॉर्बिड्स that person has, depending upon the stage of the cancer, depending upon the location of the cancer. ठीक है, so this is not just definitely these are all the tools through which we diagnose cancer and its stages. सही है भाई? So that's how vasogenesis. So it means if any cancer has gone to the stage of vasogenesis, now it's a problem. Now it's a problem because आप देखो, by the time it is just at a localized place, Anamta, by the time Mubashir, Ifra, Hamza, Amal, by the time Urub, it is just growing at a local place and you found out there's a cancer over there. The easiest solution is to perform a surgery. Yes or no? The easiest solution is to perform a surgery. ठीक है, आप सर्जरी करोगे and you remove this whole mass. Is that clear? Yes, sir. Right. But the problem with cancer is that at initial stages, the problem with cancer is that at initial stages it is asymptomatic. There are no symptoms because your body is growing. ठीक है, there are no symptoms. Actually, जब cancer में problem ये होता है because we are not the people who get regular checkup done. We are not the people who get the कौन, चलो पाकिस्तानी लोग तो है ही घटिया, ये जो हमारे पाइसिस वाली पूरी कौम बैठी है, ये जो सऊदी और दुबई वाली कौम बैठी है, आप मुझे बताओ how regularly you get all the baseline investigations? जी अफीफा, when was the last time you got through all your baseline investigations, the urine DR, the blood reports, the liver reports, the cholesterol reports? When was the last time? I think 2 years ago. 2 years ago. Medically, और वो कब किया था तुमने? Was it a normal time और तुम बीमार हुई थी? मैं बीमार हुई थी, I think. बीमार हुई थी ना, that's the problem. जब हम लोग बीमार होते हैं then फिर जाके हम लोग चेकअप कराते हैं, जबकि WHO प्रोटोकॉल क्या कहता है? If a person should get the at least baseline checkup done every 6 months. हर 6 महीने पे, whether you are ill or not, 6 महीने पे चेकअप डन कराना है baseline, और if you found anything wrong in the baseline, then उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. बट इज दैट अ नॉर्मल रूटीन वी हैव? नो वी डोंट. तो नॉर्मली क्या होता है रयान, इन पर्टिकुलर केस ऑफ कैंसर और इन एड्स में भी यही होता है कि जनाब यारी, बिकॉज जनरली कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता स्पेसिफिक. देखो कैंसर के सिम्टम्स जो है ना बहुत ज्यादा जनरलाइज होते हैं, वीकनेस, कमजोरी, ठीक है, लेथार्जीनेस, तो ये सिम्टम्स तो बहुत सारी रीजन से आ सकते हैं. तो दैट इज व्हाई कैंसर का कोई बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उरूप नहीं होता. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन यू गेट डायग्नोज्ड विद कैंसर, दैट इज अ टाइम जहां बहुत लेट हो चुका होता है. कैंसर या तो मेटास्टेसाइज हो चुका होता है या वेजोजेनेसिस हो चुकी होती है. एंड दैट इज व्हाई एवरी टाइम कैंसर कैन नॉट बी ट्रीटेड विद सर्जरी. सही है. If only you have a localized mass, then obviously a good option to get rid of these cells is surgery. Just remove this mass. ठीक है. But once the cancer is metastasized, can you done the surgery on whole body? जी इफ्रा मुबशिर, क्या क्या निकालोगे? लंग भी काट दोगे, लिवर भी काट दोगे, किडनी भी काट दोगे, ब्लड भी खत्म कर दोगे. Obviously, theoretically or practically, is it possible, Afifa, Amal, Anamta? No, No, sir. sir. No, sir. And that is why, मेरे बच्चे, that is where other जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो आ जाते हैं. सो कैंसर का जो प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट क्या होता है? अनंता रिस्पॉन्ड करो हाई का, दैट इज सर्जरी. ठीक है, बट सर्जरी इज नॉट आइडियल, क्योंकि जब तक डायग्नोज होता है सर्जरी का टाइम निकल चुका होता है.
Then we have two options, radiotherapy and chemotherapy. Radiotherapy is quite expensive, plus it has found to induce new cancers because radiotherapy is made up of radiations. Basically radiotherapy में क्या होता है, अभी भी कुछ cancers के लिए करते हैं, but radiotherapy में basic क्या है, there are high frequency radiations जिनका इस्तेमाल किया जाता है, and they are used to burn these cells. These are used to destroy these cells. ठीक है जी? But this, because these radiations are so powerful, they have found to induce new cancers. ठीक है, रेडियोथेरेपी आप कर रहे हैं, आपने पुराना कैंसर तो खत्म कर दिया, बट नया कैंसर कर दिया आपने. ठीक है, दैट इज व्हाई द ट्रीटमेंट, द प्रायोरिटाइज्ड ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज नाउअडेज कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी में क्या होता है, बेसिकली वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपाउंड्स इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स जो के जाते हैं और जाके दे आर सो पावरफुल दैट दे लेट्स से दे रीच हियर एंड दे रिलीज देयर केमिकल्स हियर. ठीक है, and they just destroy this portion slowly and gradually. Yani in a course of 4 months, 5 months, 8 months, or 1 year, in this course, when you are on chemotherapy, you will be given particular dosages of specialized medicines, जिनको हम chemotherapeutic agents कहते हैं, and they have the duty, they are so powerful that they reach to target site, they try to reach at the target site, and they slowly and gradually destroy those abnormal cells. And that is the only solution we have. We need to destroy them, otherwise they are going to create mess. And problem क्या होता है, आपने देखा होगा, whenever any patient is on chemotherapy, वो और ज्यादा वीक हो जाता है. कुछ लोग तो कीमोथेरेपी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, और उसका रीजन यही है कि अगर पहले से आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है और आप कीमोथेरेपी पे जा रहे हो, तो बिकॉज as I've just told you that these drugs are really powerful, तो ये powerful drugs जब जाती हैं and they are destroying these cells, so they are not only destroying the abnormal cells. Actually, we have not yet able to develop a highly specific agent. Scientifically we are working on it कि हम किसी तरह से बहुत स्पेसिफिक एजेंट्स बना लें जो स्पेसिफिकली जाके, अगर लेट्स से लिवर कैंसर है तो स्पेसिफिकली उसी लिवर वाली साइट पर उसी कैंसर सेल के ऊपर टारगेट करें. लेकिन एक्चुअली राइट नाउ द एक्शंस आर नॉट एग्जैक्टली स्पेसिफिक, दे आर जनरलाइज्ड. So those agents do not only destroy the abnormal cells, they also destroy normal cells to some extent. So therefore the body will get more weak when you are on chemotherapy. समझ आ रही है? And obviously some patients may not sometimes survive with chemotherapy. सही है, तो it should be done with proper dosaging and proper response. जी रयान. तो सर वो फिर बाल क्यों गिर जाते हैं? मेरे बच्चे, आप सोचो, आपको बुखार चढ़ता है सिर्फ, तो आपकी हालत शंट हो जाती है जी. तो आप when you are on chemotherapy, your whole body is under immense stress. Your liver, अगर आपको liver cancer नहीं भी है, those chemotherapeutic agents have to pass through liver, they have to be metabolized. Every organ is going to suffer, and जब suffer होगा तो growth तो रुकी जाएगी, and आपकी body में repair slow हो जाएंगे, and that is the reason कि आपकी जो growing, जितने भी growth processes हैं वो सारे ही रुक जाते हैं. And one of the key जो symptom आपको नजर आता है वो loss of hair, because hair is a outcome. जब आपकी बॉडी हेल्दी होती है, दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि हेयर्स हेल्दी वे में ग्रो कर रहे होते हैं. व्हेन यू आर ऑन कीमोथेरेपी और एनी मेडिकेशंस जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी, तो दे आर गोइंग टू इफेक्ट योर लिवर, एंड दे आर गोइंग टू इफेक्ट योर हार्मोन्स, एंड दे आर गोइंग टू इफेक्ट योर एंजाइम्स, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यू मे लूज योर हेयर्स, एंड यू लूज एक्चुअली. जी हम सर. सर कभी कभार लोग कहते हैं कि उन पे कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही, तो जब क्यों करते? हाँ, असल में होता क्या है, देखो कीमोथेरेपी हमने इंडिविजुअल पेशेंट के लिए तो नहीं बनाई है ना. हमने जो कीमोथेरेपी जो एजेंट्स बनाए हैं, ये बनाए हमने रिसर्च करके कि भाई दीज आर केमिकल्स हु कैन गो एंड हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल सेल्स अलोंग विद सम नॉर्मल सेल्स. सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मेरे बच्चे कीमोथेरेपी, अब क्या हुआ, जैसे अब बहुत सिंपल है, अब एंटीबायोटिक है, आपका गला खराब हो गया, यू टेक वन एंटीबायोटिक. कुछ एंटीबायोटिक किसी बॉडी में काम करती हैं और किसी के लिए कुछ और काम करती हैं. तो इसी तरह कीमोथेरेपी में भी होता है. जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैकेनिज्म जो मेडिसिन काम करती है कि हर मेडिसिन हर बॉडी के लिए सूट नहीं कर रही होती. तो यू मे ट्रीट अ पर्सन विद अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट, एंड दैट कीमोथेरेपेटिक एजेंट इज गोइंग एंड रिलीजिंग इट्स केमिकल्स, बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू बॉडीज एनवायरनमेंट, इट ईदर is not that working optimally,
or it is not exactly in full medical chemical form. Sometimes क्या होता है कि liver जो है ना, उस लिवर जो है उस बंदे का, वो उस मेडिकल फॉर्मूला जो आपने लिया है, जो फुल फॉर्म में वहां तक पहुंचना चाहिए, उसे वो मेटाबोलाइज कर देता है. समटाइम्स द सेल्स आर इनसेंसिटिव, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. सो दैट्स अ प्रैक्टिकल चैलेंज, बट दिस इज नॉट ओनली विद कीमोथेरेपी. दिस चैलेंज कैन इज इन एवरी विद एवरी मेडिकेशन. आप एंटीबायोटिक में भी ये चैलेंज देखते हैं, बट कीमोथेरेपी में डेफिनेटली आपको इसको और केयरफुली देखना होता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद एन एग्रेसिव सिचुएशन. अगर आप उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो डेफिनेटली वो सिचुएशन वर्स हो जाएगी. तो ये जो रिजेक्शन बिहेवियर जो है ना, ये नॉर्मल है, ये तो हर मेडिसिन के लिए होता है. दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. But sir, for some people it works at the start, but then it stops working. सॉरी, हमसे जोर से बोलो. For some people, specific chemotherapies like work for them, but then they just stop working. That is called, that is called a sensitivity issue, Meejan. That in medical terms, that is called sensitivity issue. That जो भी medicines होती है ना, they are actually going and they are working on these receptors of cellular receptors पे काम कर रही है. Again, this rejection or this sensitivity issue is not just with chemotherapeutic agents. This issue, अगर आप मेरे साथ एग्री करें, तो आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिकेशन पे काम ही नहीं कर रही होती. आप कहते हैं पहले तो इससे ठीक हो जाता था, अब नहीं होता. तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? ये हम जब इम्यूनिटी और इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे ना, तो वी विल टॉक अबाउट दिस मैकेनिज्म. दैट इज व्हाट वी कॉल सेंसिटिविटी इशू. कि आपके जो रिसेप्टर्स की सेंसिटाइजेशन होती है, sometimes the receptors are highly sensitive and therefore they respond quickly, and sometimes the receptors are not that sensitive, or initially they were sensitive, but due to the chemical effect of the medication or due to your overall body health, the receptors has lost their sensitivity, and now when your medicine is going there, actually your receptors are not responding, and medicine has to take a response from receptor to work. ठीक है? And that is, ये तो common problem. In diabetes में भी यही होता है. Insulin is getting attached to the receptor, but receptor is not responding. So that is called receptor sensitivity issue. So this is not again specific for chemotherapeutic agents. This can happen with any medication कि आपकी body में initially वो सही काम कर रही थी, but by the time उसका काम आपको, उसकी एफिकेसी आपको नजर आ रहा है कि कम हो गई है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिसेप्टर सेंसिटिविटी. और जितना पावरफुल ड्रग होगा, उसमें रिसेप्टर सेंसिटिविटी उतनी इंपॉर्टेंट होगी. तो अगर रिसेप्टर्स आर नॉट दैट मच सेंसिटाइज्ड और दे आर लूजिंग देयर सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल बॉडी हेल्थ और बिकॉज ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ड्रग, in any case the medicine will not be able to effect in a same way initially जिस तरह वो कर रही. Am I clear? Okay, sir. Yes, Urup. Sir, for example, if like a patient, he's at stage 4 where vasogenesis is occurring, what would we like recommend at that time? Because chemotherapy might take some time. Cancer of right? क्या? Oral cancer is good. Any cancer at stage 4, like last At stage. stage 4, okay. मैं ख्याल है जो मैं समझाऊं, आप पूछ रही हैं कि if your person comes to you with stage 4 cancer और cancer यानी जिसमें vasogenesis already हो चुकी है, are you asking that? Yes. Okay. Yes. Okay, obviously this varies a lot because there are a lot of different types of abnormal cells. Some are more aggressive, some release toxins. That's a very basic thing जो अभी हमने पढ़ी है. That's just a baseline of this. अब again, just consider everything normal. तो abnormal cells अगर बहुत aggressive नहीं है and they are growing rapidly just and they have metastasized and they are going to cause a lot of problems, nutritional compromise. सबसे पहले आप कहते हो अपनी health का ख्याल रखना है, आपने diet का ख्याल रखना है, और treatment protocol में आपने क्या करना है? मेरे बच्चे, if you have, let's say, cancer is spread to your kidney and it has spread to your liver, it has spread to your lung, it has spread to your brain. So if you can perform a surgery at any, for example, liver is a large organ, so that's not a big issue. Large organ has more time, but brain is highly sensitive. So if your tumor has reached brain and it is growing in brain, so you, for that particular patient, आप उसको counsel करोगे कि भाई आपका कैंसर फैल चुका है, but because it has entered the brain, and अगर ये brain में grow करेगा, तो हम कीमोथेरेपी भी नहीं कर पाएंगे because वो brain को compress कर देगा कैंसरस मास. तो हमें कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले सर्जरी करनी पड़ेगी. आपकी ब्रेन की सर्जरी होगी और वो मास हम ब्रेन से पहले क्लियर करेंगे. तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल एंड दिस हैपेंड लॉट ऑफ टाइम्स दैट आपका प्लान लॉन्ग टर्म पे कीमोथेरेपी पे जाने का होता है, बट इफ यू आर डीलिंग विद अ मास जो फैल कर कहीं कहीं पर लोकलाइज्ड हुआ है, और वहां अगर वो लोकलाइज रहेगा और वहां पर वो ज्यादा जल्दी इमीडिएटली प्रॉब्लम कॉज, जैसे लंग कैंसर है,
या जैसे ब्रेन कैंसर है, तो ब्रेन के अंदर, खासतौर पे ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव, तो जरा सा भी मास ग्रो करे ना तो ब्रेन कंप्रेशन में चला जाता है। तो एक ब्रेन, अगर एक कैंसर, एक पेशेंट कम्स टू यू विद अ कैंसर विद ब्रेन ऑन इन ब्रेन और अ मेटास्टेसाइज कैंसर व्हिच हैज रीच्ड ब्रेन, तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि भाई आप कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, आप बोलोगे यार पहले हमें इसका हल निकालना पड़ेगा, पहले हम इसकी सर्जरी करेंगे। जब सर्जरी हो जाएगी एंड यू हैव क्लियर द ब्रेन ट्यूमर, अब चूंकि वो अभी जब सर्जरी से गुजरा है, बॉडी अभी वैली कमजोर है, तो आप इसको बहुत ही लो डोज कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के साथ स्टार्ट करोगे। एंड अगेन एट द एंड तो कीमोथेरेपी ही पर आप जाने वाले हो। कीमोथेरेपी बहुत वास्ट टर्म है, ये कोई छोटी टर्म नहीं है। कीमोथेरेपी मल्टीपल लेवल्स की होती है और डिपेंडिंग ऑन पेशेंट और पेशेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर, कीमोथेरेपी बहुत वेराइटीज होती है। तो आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ कीमोथेरेपी से इनिशिएट करोगे और फिर अल्टीमेटली, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आप सर्जरी की तरफ जा सकते हो इवन विद अ मेटास्टेसाइज कैंसर, बट वहां जो एम होता है वो उस मास को रिमूव करना होता है जो ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गेट बैक टू कीमोथेरेपी। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी Right, sir. अच्छा, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि यार दे आर सो एग्रेसिव, दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड, या वी हैव नॉट डेवलप्ड इफेक्टिव मेडिकेशंस अगेंस्ट दीज अगेंस्ट दीज कैंसर, और कैंसर हैज इंक्रीज सो मच कि अगर अब कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कीमोथेरेपी देखो कोई जहर नहीं है कि जाके फौरन काम कर लेगा, इट्स नॉट अ बुलेट, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय। अगर कोई कैंसर इतना फैल गया है कि आप कहते हो कि यार ये तो अब कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे तब भी काम नहीं होगा, तो फिर आप डॉक्टर आगे कहता है भाई अब कैंसर बहुत ज्यादा फैल गया, अब आप क्या करें, और हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और बेटर है कि ना ही करें। वेस्टर्न कल्चर में तो जाहिर है दे डू नॉट हैव दैट बिलीव कि भाई मौत है, अल्लाह ताला के पास जाना है और ये तमाम चीजें। तो यहाँ तो एक जाहिर है एक कॉन्सेप्ट ये भी है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं भाई अब आप अल्लाह से दुआ करें, असबाब के दायरे में जो है ना हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम अकाय में, क्योंकि उनको पता होता है असल में व्हाई आर दोस पीपल सेइंग दिस, उनको पता है कि यार विद सच हेल्थ एंड विद दैट मच मैसिव कैंसर, अगर हम इसको कीमोथेरेपी पे डालेंगे ना तो ये और जल्दी मर जाएगा। समझ आ रही है? तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप इसका कोई इलाज Yes, नहीं, sir. आप कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, आप कहते हैं कैंसर लाइलाज हो गया, देयर इज नो ट्रीटमेंट। तो वो क्या होता है बेसिकली कि इतना वाइड स्प्रेडेड कैंसर हो गया है कि अब अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट भी करें तो ना बॉडी इस काबिल है कि कीमोथेरेपी को बर्दाश्त कर पाए, और इतना स्लो प्रोग्रेस आएगा कि बाय द टाइम आप बॉडी को स्ट्रेस में डालोगे तो बॉडी और जल्दी डेथ की तरफ जाएगी। सो फॉर दोज टाइप ऑफ कैंसर एक्चुअली वी डोंट डू एनीथिंग, हम कहते हैं बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, पैराडोल लें, बुखार को कंट्रोल करें, अच्छी डाइट लें, इन्फेक्शन से बचें, बस ये सारी चीजें हम करते हैं। सो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कैंसर है। जैसे मुंह के जो लोकल ओरल कैंसर होते हैं उनको रिमूव करने की तरफ जाते हैं हम लोग, भले से वो मेटास्टेसाइज ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है, ब्रेन के कैंसर को रिमूव करते हैं, एंड अल्टीमेट इज एम इज टू डिस्ट्रॉय दी सेल्स कीमोथेरेपी के जरिए। हाउएवर राइट नाउ जो साइंटिस्ट है ना बेटा, वो एक नई टेक्निक पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो फार्मास्यूटिकल्स हैं दे आर रिसर्चिंग के किस तरह से दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मेरी जान, और वो प्रिंसिपल क्या है, दे वांट टू ट्रिगर अवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट दीज एबनॉर्मल सेल्स, दे वांट आवर इम्यून सिस्टम, they are researching कि somehow can we trigger macrophages in our immune system to target their activity against these abnormal cells। अगर इस चीज में सक्सेस हो जाती है तो that would be a massive success, and definitely हो जाएगी, because अल्लाह ताला ने, हमारा बिलीव है कि कोई ऐसी बीमारी उतारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, जिसका क्योर ना हो। तो ये, और इंसान ने साबित किया है, प्रूव किया है बाय द टाइम कि भाई पहले लोग मलेरिया में मर जाते थे, बट आज कोई मलेरिया से मरता है नहीं, आज मलेरिया कैन बी इजीली क्योर्ड एंड ट्रीटेड। इन द सेम वे लॉट ऑफ एड्स, आज एड्स का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, आज क्या नाम है इसका, सिकल सेल एनीमिया जीन थेरेपी से ट्रीट करना शुरू कर चुके हैं। सो आई एम थ्योरेटिकली द साइंटिस्ट आर वर्किंग कि हमें कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स वगैरह की जरूरत भी ना पड़े, वी कैन जस्ट ट्रेन macrophages in a way, or we can just inject some macrophages in your body who has the ability to find out the abnormal cells and specifically eat them। and अगर theoretically idea practically possible हो गया तो it means simple होगा कि आप जो है वो ऐसे medicines लेंगे जो आपके macrophages को इस काबिल बना देगा, या macrophages को insert करेंगे जो आपके abnormal cells को जाकर खा जाएगा। is that clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अभी कह रही है स्टेम सेल थेरेपी, भाई स्टेम सेल थेरेपी तो अलग चीज हो गई ना, वो तो ये हो गया कि एक जगह पे सेल खत्म हो गए, अब इफ यू वांट टू रीग्रो सेल्स ओवर देयर, वहां पर स्टेम सेल आएगी। अब सोचो स्टेम सेल लगा दिया हमने, स्टेम सेल्स को जो सेल्स आपके नहीं है उनको वापस लाएगी ना, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको थोड़ी खत्म करेगी स्टेम सेल थेरेपी। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस इज टू डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, एंड टू फॉर दैट वी आर राइट नाउ
more focusing on chemotherapy, but the theoretical जो researches चल रही हैं वो हमारी immune forces पे चल रही हैं कि there must be a way to trigger the immune forces like macrophages and T cells to target against these abnormal cells and destroy them. And if that becomes that actually happens, so that would reduce the prognosis and that would reduce the harmful effects of cancer and even the chemotherapy. Is that clear? Anybody? Any questions? Neelam, Yes, sir. Rabaha, Urub, Rafe, Hamsa, Afifa, Rayan. Are we all No, clear? sir. sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, Rayan, sir. कुछ समझ आया या ऊपर से बाउंसर हो गया साहब? नहीं सर समझ आ गया रायन कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में? स्कूल में वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स खत्म होने वाला है तुमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ था जब तुम्हें टीचर पढ़ा रहे थे तो तुम मुंह बंद करके बैठे हुए होगे यकीनन तुमने कोई पार्टिसिपेट नहीं 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 होगी कोई नहीं नहीं जवाब मैंने देना बोला है कि हाँ नहीं नहीं sorry? सारे जवाब दे रहा था यार तुम ये मुझे खुश करने के लिए नहीं बोलो सच बताओ नहीं नहीं मैं दे रहा था द टीचर पूछते हैं सवाल टीचर्स या नहीं? जी जी पूछते हैं मतलब थोड़े ढीले हैं लेकिन लाइक रीड कर रहे होते हैं तो ये है, लेकिन पूछते हैं सवाल पूछते हैं काफी जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं जवाब देते हैं तो व्हाट इज देयर रिस्पॉन्स? लाइक थोड़ा शॉक्ड होते हैं मैं बोलता हूँ कि जी मैं पढ़ के आया था पहले से ओए होए कहते हैं वाह बोलते हैं वाह दैट्स नाइस So how was the experience of biological molecules at college or at school? मतलब मुझे तो पहले से ही सब पता था तो मुझे इजी लगा लेकिन अगर मुझे लाइक पहले से नहीं पता होता तो जरूर मुश्किल लगता अच्छा चलो भाई जी हमसा अनमता बेटा आप लोगों को बात समझ आ गई है अच्छे से बेटा? जी सर. So that's जी, all sir. about, beta, that's all about abnormal cells. That's the end of the topic. Now, let me just conclude कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा that abnormal division क्या होती है? How exactly normal division is controlled and what happens when mutation occurs? ठीक है, specifically mutation of regulatory and tumor suppressor genes से क्या होता है? And how it leads to formation of abnormal cells? How abnormal cells are actually harmful for us? What is the problem with them? They are not working for the body. They are growing rapidly because they do not have to follow the rules. They do not have to pass through long interphase. And that's why they are growing rapidly. They are compromising. They are using all the nutrition for the normal cells. And they cause the nutritional death of cells, normal cells, and they grow more. The growth is accelerated as the time passes. And eventually the time will come jab body, just to compensate the needs of the area, body will grow separate vessels towards that mass, and that is what we call vasogenesis. And once these cells come in direct contact with the blood, they may get spread anywhere in your body. That is what we call metastasis, and that cancer is called as malignant cancer. ठीक है? अच्छा, हर कैंसर ना malignant नहीं होता. There are actually, ये तो बहुत मतलब डेप्थ है इस डिस्कशन में कि there are certain types of tumors जो बड़े aggressive नहीं होते, they slowly and gradually grow. अगर मुझे बताओ अमल, if a tumor is growing slowly, तो क्या vasogenesis होगी कभी भी उसमें? No. अगर आप समझो अनमता, मुबशिर, अगर आप आइडिया समझो इफरा नीलम, so भाई vasogenesis कब होती है? When there is rapid growth occurring, है ना? But if a cancer has such a behavior that it is growing slowly and gradually, so will ever vasogenesis or metastasis occur? No, sir. No, Obviously not. So it means every cancer is not a metastasized or a malignant cancer. So there's a lot of detail in it, obviously. At this level, I just wanted to give a basic and correct idea of how cancer is developed and how basically we face problem due to that and how are we treating cancer in nowadays. Okay, that's all, mere bacha. That's all. That's the end of this today's discussion. Inshallah ta'ala, we will begin tomorrow's session with the discussion on last topic of the chapter, which is stem cells and potency. Stem cells and potency. That's going to be last topic of this chapter, inshallah ta'ala. कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा. Any questions, anybody? अनंता, रिकॉर्डिंग मैंने सेल साइकिल की सबको भेज दी है, तो जिसके पास नहीं थी, आई होप कि सबके पास पहले से थी, लेकिन अगर नहीं भी थी तो यू नीड टू मेक श्योर कि सेल साइकिल के जो सेशंस अगर आपने मिस किए हैं तो बेटा बच्चा कल से पहले कोशिश करें उसको कंप्लीट कर लें, नोट्स बना लें. एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है समझने में, यू मे आस्क. टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Love. Allah